एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का आपके अपने स्टडी मेंटर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके सामने लेके आए हैं राजस्थान के भौतिक विभाग। यहाँ से अगर आपके ये टॉपिक जुड़ा है तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। इस टॉपिक में हमने एनसीईआरटी और जो प्राचीन आरबीएससी की जो पुस्तकें हैं उन दोनों का संकलन बिंदुओं के माध्यम से इस वीडियो में आज हम आपके सामने लेके आए हैं। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यहाँ से आपकी एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन अवश्य मिलेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच सकें। इस वीडियो में हम उन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन करेंगे जो आपकी एनसीईआरटी और आरबीएससी की बुक्स में जो तथ्य दिए गए थे उन्हीं तथ्यों का संकलन हमने इस वीडियो में किया है। जो राजस्थान के जो नवीनतम ज़िले हैं उनका उल्लेख हमने इस वीडियो में नहीं किया है क्योंकि एनसीईआरटी पुस्तकों में अभी तक उनका उल्लेख नहीं किया गया है। जैसे ही एनसीईआरटी की पुस्तकों में उनका उल्लेख आपको मिल जाएगा तभी से बोर्ड जो है वो आपसे इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा, वरना जो प्राचीन आपके टॉपिक हैं, पहले से जो टॉपिक हैं उन्हीं के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान जो है ये भारत के किस दिशा में है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तो ये भारत के उत्तर पश्चिमी दिशा में स्थित है। आकार की हम बात करें तो राजस्थान का आकार जो है वो काइट की तरह है, जैसे पतंग होता है उसके जैसा राजस्थान का आकार है। सबसे पहले हम बात करें राजपूताना जो नाम है राजस्थान को, ये किसने दिया था? ये जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में इसको राजपूताना के नाम से इसका उल्लेख किया है। इसके बाद में जैसे ही 29 वर्ष हुए उसके बाद में 1829 ईस्वी में जेम्स टोड नामक जो एक विचारक थे इन्होंने राजस्थान नामकरण इस भूभाग को दिया है। इसके प्राचीन नाम हैं रजवाड़ा रायथान। तो राजस्थान नाम जो है वो सबसे पहले जेम्स टोड ने दिया है। उनके ग्रंथ का नाम है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस राजस्थान के हम विस्तार की बात करें तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक ये 826 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। उत्तर में हम बात करें तो गंगानगर जिले का जो कोना गांव है ये उत्तर में स्थित है। यहाँ से राजस्थान का विस्तार शुरू होता है और दक्षिण में बांसवाड़ा जो जिला है वहाँ का बोरकुंड जो गांव है वहाँ तक इसकी कुल लंबाई जो है वो 826 किलोमीटर हो जाती है। पूर्व से पश्चिम की हम बात करें तो पूर्व में आपका जो धौलपुर जिला है उसका सिलाना गांव जो है ये राजाखेड़ा तहसील में पड़ता है। यहाँ से लेकर पश्चिम में जैसलमेर ज़िले का जो कटरा गांव है सम तहसील में पड़ता है, वहाँ तक पूर्व से पश्चिम तक इसकी कुल लंबाई 869 किलोमीटर है। अब आपको इसके विस्तार का पता चल गया होगा कि राजस्थान का विस्तार उत्तर से दक्षिण ज़्यादा है या फिर पूर्व से पश्चिम ज़्यादा है। कभी कभी इसका अंतर भी पूछ लिया जाता है। फिर हम इसके अक्षांश की बात करें तो राजस्थान जो है ये 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। वहीं देशांतर की हम बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य राजस्थान का विस्तार हुआ है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो इसका कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 किलोमीटर, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% माना जाता है। इसी भाग के साथ भारत के सबसे बड़े राज्य की हम बात करें तो वो राजस्थान ही आता है। राजस्थान की जो पश्चिमी सीमा है जिसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नाम से जाना जाता है, इसकी कुल लंबाई 1070 किलोमीटर है, जो
पाकिस्तान से लगती है। 1947 ईस्वी में निर्धारित रेड क्लिफ रेखा जो है उसके द्वारा ये सीमा निर्धारित की गई है। इस पाकिस्तान की सीमा के पास राजस्थान के कौन कौन से ज़िले हैं ये यहाँ पर प्राचीन ज़िले दे रखे हैं, तो आप अभी प्राचीन ज़िलों के हिसाब से यहाँ देख सकते हो। गंगानगर का जो हिंदू मलकोट है वहाँ से वो जो है हिंदू मलकोट ये 210 किलोमीटर तक पाकिस्तान की सीमा बनाता है। गंगानगर ज़िले की बात है। बीकानेर में सबसे कम पाकिस्तान से ये सीमा लगती है, वो है 168 किलोमीटर। जैसलमेर में सबसे अधिक पाकिस्तान की सीमा लगती है, वो है 464 किलोमीटर। शाहगढ़ बाड़मेर में इसकी जो पाकिस्तान से कुल सीमा लगती है वो है 228 किलोमीटर। तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आज़ादी के समय की हम बात करें तो राजस्थान में कुल 19 रियासतें उस टाइम थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश में राजस्थान बटा हुआ था। राजस्थान के वर्तमान स्वरूप की हम बात करें तो 1948 से लेकर 1956 ईस्वी तक इसका जो एकीकरण हुआ है उस एकीकरण के फलस्वरूप राजस्थान का निर्माण हुआ है। क्षेत्रफल के अनुसार हम बात करें सबसे बड़े ज़िले की तो वो है जैसलमेर। जैसलमेर का कुल क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर। वहीं हम राजस्थान के सबसे छोटे ज़िले की बात करें तो वो इसमें धौलपुर दे रखा है 3,033 किलोमीटर। धौलपुर जो ज़िला है यहाँ पर सबसे पहले सूर्य उदय होता है और जहाँ सबसे पहले सूर्य उदय होता है वहीं पर सबसे पहले सूर्य अस्त भी होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। राजस्थान का अधिकांश भाग जो है वो पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है, जो टेथित सागर का अवशेष माना जाता है तथा कर्क रेखा जो है ये इस कर्क रेखा के उत्तर में जो राजस्थान स्थित है, तो अधिकांश भाग जो है वो राजस्थान का वो कर्क रेखा के उत्तर में दिखाई देता है। इसके अवशेष के रूप में कौन से टेथिस सागर जो है ये एक नमकीन सागर है। इसके अवशेष के रूप में लूणकरणसर, पचबदरा, सांभर, डीडवाना जो है ये सभी खारे पानी की झीलें निर्मित हुई हैं। अरावली व दक्षिणी पठारी भाग जो है वो गोंडवाना लैंड के भाग के नाम से जाना जाता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं राजस्थान के जो 33 प्राचीन ज़िले थे, 7 संभाग थे, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। कौन से संभाग में कितने ज़िले आते हैं ये आप यहाँ देख सकते हो। फिर हम आगे बात करें अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्य सीमा विहीन ज़िले कौन कौन से हैं, मतलब ऐसे ज़िले जिनकी सीमा ना तो किसी भारतीय राज्य से लगती है और ना ही किसी दूसरे देश से लगती है। तो वो कुल 8 ज़िले हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं। ये सारे आंकड़े जो हैं ये प्राचीन NCERT और RBSC की बुक पर आधारित हैं। फिर पाली ज़िले से स्पर्श करने वाले ज़िलों की संख्या भी 8 है। ये वो ज़िले हैं जो पाली को टच करते हैं। राजस्थान की स्थलीय सीमा की हम बात करें तो वो है 5,920 किलोमीटर। इसमें से 1,070 किलोमीटर तो पाकिस्तान के साथ लगती है। बाकी की जो सीमा है वो अंतर्राज्य मतलब भारत के जो पड़ोसी राज्य हैं उनके स्पर्श करती है। इसमें 5 राज्य हैं जो राजस्थान के पड़ोसी राज्य हैं। इसमें पंजाब जो है इसमें सबसे न्यूनतम सीमा स्पर्श करती है 89 किलोमीटर। इसमें गंगानगर और हनुमानगढ़ जो है ये पंजाब को स्पर्श करते हैं। हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर सीमा लगती है। इसमें आप देखोगे तो इसमें हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर आते हैं और अलवर और भरतपुर। उत्तर प्रदेश के साथ 877 किलोमीटर की सीमा राजस्थान बनाता है। इसमें भरतपुर, धौलपुर ज़िले आते हैं। मध्य प्रदेश के साथ सबसे अधिक 1600 किलोमीटर की सीमा राजस्थान की टच होती है। इसमें धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ ज़िले आते हैं। गुजरात के साथ राजस्थान की 1022 किलोमीटर सीमा साझा होती है। इसमें बांसवाड़ा,
डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर जो ज़िले हैं वो यहाँ आते हैं। फिर हम बात करें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिम से पूर्व की ओर 3 समानांतर पेटियों के रूप में यह विस्तृत सबसे बड़ा मैदान माना जाता है। इसका ढाल जो है किसका, राजस्थान का जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसका ढाल पश्चिम की ओर होता है। जैसे ही पानी नदियों का प्रवाह होता है तो वो पश्चिम की ओर, इसमें मरुस्थलीय भाग में पश्चिम की ओर वो जाता है। बालू की पहाड़ियों को पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में धोरे नाम से जाना जाता है। फिर हम बात करें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राजस्थान के 12 ज़िले आते हैं। वो कौन कौन से आते हैं, यहाँ पर वो ज़िले दिए गए हैं। इन 12 ज़िलों में 61% भाग पर 40% जनसंख्या जो है ये यहाँ इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में निवास करती है। इंदिरा गांधी नहर के आने से ये जो क्षेत्र है ये समृद्ध हुआ है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की औसत ऊंचाई की बात करें तो 300, इसको 2 भागों में बांटा गया है, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र। शुष्क क्षेत्र में इसकी ऊंचाई अधिकतम 300 मीटर तक रखी गई है। वहीं अर्ध शुष्क जो क्षेत्र है इसका, उसमें इसकी 450 मीटर अधिकतम ऊंचाई दर्ज की गई है। तो ये इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के 2 भाग हैं, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। इन दोनों भागों को 25 सेमी जो वर्षा रेखा है वो विभाजित करती है और 50 सेमी वर्षा रेखा जो है वो अरावली से राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसको विभाजित करती है। अरावली प्रदेश से 50 सेमी वर्षा द्वारा ये पृथक है। रेतीला मरुस्थल जो है उसको ईर्ग के नाम से जाना जाता है। इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के 4 उपभाग हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें एक है लूणी बेसिन, जिसको गोंडवाना के नाम से जोधपुर को जाना जाता है। जालोर, पाली ये क्षेत्र इस लूणी बेसिन में आते हैं। शेखावाटी भाग भी इसमें आता है। नागौरी उच्च भूमि भी इसमें आती है जो कुब्बड़ पट्टी के नाम से जानी जाती है। और घग्गर का मैदान जो गंगानगर हनुमानगढ़ में स्थित है वो भी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत आता है। यहाँ के हम प्रमुख पौधों की बात करें तो कैर, आक, थोर, लाणा, फोग, आरना यहाँ की प्रमुख कांटेदार झाड़ियाँ हैं। पाक सीमा पर ये जो मरुस्थल है ये फैला हुआ है। यहाँ की जो सेवन घास है जिसको लाठी सीरीज के नाम से जाना जाता है, धामण, करड़ ये सभी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की प्रमुख घासों के नाम हैं। सर्वाधिक जैव विविधता के कारण विश्व का सबसे धनी मरुस्थल जो है ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश माना जाता है। यहाँ पर जनसंख्या भी अधिक है और जनघनत्व भी और मरुस्थलीय प्रदेशों से ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। घग्गर नदी के पाट को नाली के नाम से जाना जाता है और ये अर्धचंद्राकार जो बालू का स्तूप होते हैं उनको बरखान के नाम से जाना जाता है। और थार का जो मीठे पानी का घड़ा है उसको चांदन नलकूप के नाम से जाना जाता है। पवनों की दिशा के समानांतर जो बालू का स्तूप निर्मित होते हैं उनको अनुदैर्ध्य कहा जाता है। और वायु की दिशा में समकोण पर बने जो बालू का स्तूप होते हैं उनको अनुप्रस्थ के नाम से जाना जाता है। तो ये बिंदु आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप याद रखिए। हम्माद मतलब पथरीला जो मरुस्थल है वो जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर में आता है। अस्थायी तालाब या जो झीलें हैं उनको शेखावाटी में सर के नाम से जाना जाता है। और रण या टाट जो है यह बरमसर, कन्नौड़, जैसलमेर में इनको बोला जाता है। वहीं जोधपुर का जो बाप क्षेत्र है वहाँ भी ये रण या टाट हमें देखने को मिलते हैं। बाड़मेर का थोप क्षेत्र है वहाँ भी ये बने हुए हैं। और शेखावाटी के जो कच्चे या पक्के कुएं होते हैं उनको जोहड़ या फिर नाड़ा के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। चक्रवात व वायु भंवर से उत्पन्न स्थिति भभूल्या के नाम से जानी जाती है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो मानसूनी पवन है उसको हम पूर्वैया के नाम से जानते हैं। यह जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का भाग जो है ये तथित सागर का अवशेष माना जाता है जो कालांतर में हिमालयी नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी के
मिट्टी से पाट दिया गया है। इंदिरा गांधी नहर के आने से इस क्षेत्र की जो परिस्थितियां हैं उसमें बदलाव आया है। यहाँ का जो राज्य पुष्प है, मतलब राजस्थान का जो राज्य पुष्प है रोहिड़ा, वो भी मरुस्थलीय प्रदेश में हमें देखने को मिलता है। राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी की हम बात करें तो ये भी इसी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में हमें दिखाई देते हैं। अब हम इसके दूसरे भाग की बात करते हैं, अरावली प्रदेश। राजस्थान के मध्य में दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर इसकी जो ऊंचाई है वो लगातार कम होती जाती है। अरावली प्रदेश की सर्वाधिक ऊंचाई दक्षिण पश्चिमी भाग में हमें देखने को मिलती है। इसे आड़ावाला पहाड़ राजस्थान की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। किसकी बात हो रही है? अरावली प्रदेश की। मरुस्थल को 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से ये प्रदेश जो है विभाजित करता है और विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी भी अरावली को ही माना जाता है। गुजरात के पालनपुर में खेड़ ब्रह्मा से इसकी शुरुआत होती है और इसके जो अंतिम सीमा है वो दिल्ली की रायसीना पहाड़ी है। वहाँ तक अरावली जो है ये कुल 692 किलोमीटर में फैली हुई है। राजस्थान में इसकी कुल लंबाई 550 किलोमीटर मानी गई है। इसी क्रम से ऊंचाई भी इसकी कम होती जाती है, मतलब गुजरात में ऊंचाई अधिक है और दिल्ली में इसकी ऊंचाई कम होती जाती है। यह राजस्थान की जीवन रेखा है और ये क्या क्या काम करती है? अरावली मरुस्थल के प्रसार को रोकती है, मतलब जो पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश है उसको ये आगे बढ़ने से रोकती है। खनिज संसाधन की उपलब्धता भी यहाँ हमें देखने को मिलती है, इसीलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। वन्य जीव व वनस्पति की प्रचुरता भी अरावली क्षेत्र में हमें देखने को मिलती है। अरावली जो पहाड़ियाँ हैं ये मानसून को रोककर दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान में वर्षा करवाती हैं। यह भाग जो है ये 9% में फैला हुआ है और यहाँ पर 10% जनसंख्या जो है वो निवास करती है। तो यहाँ कुल की बात हो रही है कि राजस्थान की कुल जनसंख्या में से 10% जनसंख्या जो है वो अरावली प्रदेश में निवास करती है और अरावली प्रदेश का कुल 9% भाग इसमें माना गया है। यह जलवायु को भी प्रभावित करती है। इसकी उत्पत्ति की बात करें तो ये प्री कैम्ब्रियन व गोंडवाना लैंड के रूप में इसकी उत्पत्ति होती है। यहाँ के प्रमुख दर्रों की बात करें अरावली के तो उसमें हाथीगुड़ा, दिवेर, कच्छवाली ये प्रमुख दर्रे हैं। फिर हम बात करें इस अरावली प्रदेश के 3 भाग हमें देखने को मिलते हैं। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला है उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली झुंझुनू जिले के खेतड़ी से शुरू होकर सांबर झील तक इसकी कुल लंबाई है। तो ये हम चलते हैं दिल्ली की साइड से वापस हम दक्षिण पश्चिम की ओर आ रहे हैं, मतलब उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की ओर इसके भाग हम पढ़ेंगे। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो सीकर जिले में रघुनाथगढ़ है, जिसकी कुल ऊंचाई 1055 मीटर है। दूसरी ऊंची चोटी है जयपुर जिले में खो, जिसकी ऊंचाई 920 मीटर है। फिर अलवर की जो भैरोंच पहाड़ी है उसकी ऊंचाई 792 मीटर है। वहीं झुंझुनू की जो बब्बाई की पहाड़ी है उसकी कुल ऊंचाई 780 मीटर है। तो ये उत्तरी भाग की बात हो गई। अब हम चलते हैं मध्य अरावली में। मध्य अरावली जो है वो सांबर से शुरू होती है और टोडगढ़ पर यह समाप्त होती है। यहाँ की सर्वाधिक ऊंची पहाड़ी की हम बात करें तो वो है तारागढ़। यहाँ सर्वाधिक ऊंची पहाड़ी पहले है मारायजी, जिसकी ऊंचाई 933 मीटर है। फिर आती है तारागढ़, जिसकी ऊंचाई 870 मीटर है। मध्य अरावली के प्रमुख दर्रों की बात करें तो बर, शिवपुर, सुराघाट, परवेरिया ये यहाँ के प्रमुख दर्रे हैं। फिर हम बात करते हैं दक्षिणी अरावली की। ये टोडगढ़ से शुरू होकर गुजरात के खेड़ ब्रह्मा तक जाती है। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसको कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर के नाम से भी
बताया है। इसकी कुल ऊंचाई 1722 मीटर है और ये हिमालय व नीलगिरी जो पहाड़ी है उसके बीच की सबसे ऊंची चोटी जो है वो गुरु शिखर को ही माना जाता है। इसके बाद में आती है शेर जिसकी ऊंचाई 1597 मीटर है। फिर है देलवाड़ा जिसकी 1442 मीटर ऊंचाई है। जो ये सभी जो पहाड़ियाँ हैं ये सिरोही में आती हैं। फिर जरगा जो है ये इसकी ऊंचाई 1431 किलोमीटर है, ये उदयपुर में आती है। फिर अचलगढ़ जो सिरोही में स्थित है ये 1380 मीटर ऊंची ये पहाड़ी है। फिर हम बात करें कुंभलगढ़, ये 1224 मीटर ऊंची पहाड़ी है जो दक्षिणी अरावली में स्थित है। दक्षिणी अरावली के प्रमुख दर्रों की बात करें तो देसूरी व जिलवाड़ा जो हैं ये पाली जिले में स्थित दर्रे हैं। सोमेश्वर व हल्दी घाटी राजसमंद के दर्रे हैं। हाथी दर्रा व केवड़ा फुलवारी की नाल ये उदयपुर में स्थित दर्रे हैं। नाकोड़ा पर्वत जिसको 56 की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। फिर ये नाकोड़ा पर्वत 56 की पहाड़ियाँ जो हैं ये सिवाना के बाड़मेर में स्थित हैं। 56 का जो मैदान है ये प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में स्थित है। रागा, सिरोही व जरगा के बीच जो हरा भरा क्षेत्र है उसको देश हैरो के नाम से जाना जाता है। उदयपुर शहर के चारों ओर जो फैली तसरीनुमा पहाड़ियां हैं उनको गिरुआ के नाम से जाना जाता है। सिरोही के पूर्व में स्थित उबड़ खाबड़ जो पहाड़ियां हैं उनको बाकर के नाम से जाना जाता है। जयसमंद झील के चारों ओर फैला उबड़ खाबड़ जो क्षेत्र है उसको लसाड़िया के पठार के नाम से जाना जाता है। और माउंट आबू का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो है उड़िया पठार जिसकी कुल ऊंचाई 1360 मीटर है। भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक का जो पठारी भाग है उसको ऊपर माल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सभी बिंदु जो हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चन आपसे अगर कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो इसी वीडियो से पूछा जाएगा, इस वीडियो से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। फिर हम बात करते हैं इसके अगले भूभाग की जिसका नाम है पूर्वी मैदानी प्रदेश। इसके 3 बेसिन हैं, चंबल बेसिन, माही बेसिन और बनास बेसिन। यह भाग जो है ये गंगा के मैदान का ही प्रमुख भाग माना जाता है और ये कुल राजस्थान के भूभाग का 23% भाग घेरे हुए है और इस भूभाग पर 40% जनसंख्या निवास करती है। चंबल का क्षेत्र नाली अपर्दन के कारण डांग या फिर उत्खात भूमि कहलाता है। चंबल का जो बीहड़ है वो कोटा से लेकर धौलपुर तक फैला हुआ है। तो यहाँ हर एक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनता है। सर्वाधिक उपजाऊ जो मिट्टी है वो जलोढ़ व दोमट मिट्टी है और यहाँ का जो जन घनत्व है वो भी सबसे अधिक हमें देखने को मिलता है क्योंकि आधी के आसपास जनसंख्या इसी एक भूभाग पर हमें देखने को मिलती है। माही के मैदान में बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ आते हैं, इसे 56 का मैदान के नाम से भी जाना जाता है। फिर हम बात करें बनास नदी जो है ये मालपुरा करौली मैदान, माही के मैदान में बांसवाड़ा प्रतापगढ़ आते हैं, इसे 56 का मैदान भी कहा जाता है। बनास नदी मालपुरा करौली मैदान व मेवाड़ मैदान का निर्माण करती है। कांठल जो प्रतापगढ़ में स्थित है, चंबल बेसिन में 5 से 10 मीटर गहरी खड्डे युक्त कोटा भूमि जो है उसको खादर के नाम से जाना जाता है। डूंगरपुर व बांसवाड़ा का पहाड़ी जो क्षेत्र है उसको वागड़ के नाम से जाना जाता है। फिर हम राजस्थान के चौथे भूभाग की बात करते हैं, उसका नाम है दक्षिण पूर्वी या फिर हाड़ौती का पठार। लावा से उत्पन्न काली उपजाऊ मिट्टी युक्त ये भाग जो है ये कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ इन 4 जिलों में फैला हुआ है। पार्वती व काली सिंध नदियों से कोटा बारा में कांपीय बेसिन का निर्माण हुआ है। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ भी इसी भूभाग में स्थित हैं। कुल 7% भाग पर ये
फैला हुआ है और इस भूभाग में 11% जनसंख्या निवास करती है। चंबल नदी पर भैंसरोडगढ़ के समीप चुलिया जलप्रपात बना हुआ है। और फिर हम बात करें करौली धौलपुर से चंबल बनास नदियों का भूभाग जो बलुआ पत्थर से निर्मित है उसको विंध्य कगार भूमि के नाम से जाना जाता है। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ जो हैं ये कोटा झालावाड़ में स्थित हैं। इसी के साथ अपना आज का जो ये टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख भूभाग ये यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।